नमस्कार साथियों, इनकार्नेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी का संपूर्ण रिवीजन यानी कि जो लघु उत्तरी वाला क्वेश्चन है और हल्का सा अति लघु उत्तरी वाला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन उसको हमने सारा जो है कवर करने की कोशिश किया। अधिकतर हमने लघु उत्तरी क्वेश्चन को ही कवर किया है, जो उम्मीद है कि अब की बार 2024 वाले एग्जाम में हो सकता है आपके पेपर में यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को आपको मिले। ठीक है, चलिए हम लोग रिवाइज करते हैं एक बार, और हमने एक बार तो पढ़ ही चुका है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है हिंदी। तो अब हम ये नहीं बताएंगे कि हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, कहाँ से लिया गया, ये सब ना चर्चा करते हुए सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि व्यंजन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए सबसे पहले आपका आता है, आपका स्वर आता है, फिर व्यंजन आता है। यानी कि अगर हम वर्णमाला पढ़ेंगे तो वर्णमाला को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक स्वर और व्यंजन, है ना। तो लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है व्यंजन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग कैसे लिखेंगे उत्तर। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं, या वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो व्यंजन को बोलने के लिए हमें क्या होता है, किसी ना किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, जैसे आपका हुआ का, खा, गा आदि, ये सब क्या है, ये सब व्यंजन है ना। अब देखिए अगर यही आपका का जो है केवल आधा होता तो यह आपका व्यंजन होता है। ठीक है, शुद्ध व्यंजन। जब इसमें छोटा आ जब मिल गया या इसको हरस्व आ कहेंगे, ये आपका बन गया पूरा का। ठीक है, जब ये आपका का पूरा बना, ये आपका क्या हुआ, ये आपका व्यंजन हो गया। ठीक है, लेकिन अगर शुद्ध व्यंजन पूछेगा आपका का के नीचे क्या होगा, हलंत लगा देंगे आप तुरंत, ये आपका हो गया शुद्ध व्यंजन। ठीक है, तो आपका का से लेकर ज्ञा तक आपका जो है ये आपका व्यंजन आते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे पहला आपका है स्पर्श व्यंजन। अगर पूछा जाएगा स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है तो कितना बताइएगा आप लोग, 25 है ना। चलिए स्पर्श व्यंजन क्या होता है कि इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के सभी अवयवों को छू, अवयव का मतलब आपका जिह्वा हुआ, ताल हुआ, मूर्धा हुआ, इन सब को स्पर्श करते हुए निकलती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो जब हवा जो आपके पूरे मुख से टकरा के जब बाहर निकलेगी तो क्या होगी, वो सभी अवयवों को छुएगा ना, तो वे सभी आपके स्पर्श व्यंजन वहां से निकलते हैं। ठीक है, इनकी संख्या आपकी कितनी होती है, 25 होती है। वही आपका जितने भी वर्ग वाले अक्षर होते हैं, यानी कि का से लेकर का वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग, चा वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, ये आपके 25 वर्ण जो होते हैं ये आपके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब जैसे आप अगर बोल रहे हैं तो जिह्वा क्या करे, कहीं पे आप स्पर्श नहीं कर रहे, किसी ना तालु को, ना तो मूर्धा को, ना तो दंत को, तो क्या हो रहे हैं, ये आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो कौन कौन से हैं, या, रा, लावा, ये आपके जो है अंतस्थ व्यंजन है, इनकी संख्या है आपकी 4। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन की क्या परिभाषा हो जाएगी, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख से रगड़ते हुए निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं, और इन्हें बोलने में हमेशा गर्म हवा निकलेगी। क्या निकलेगी, गर्म हवा। ठीक है, तो देखिए आप कोई भी चीज जब आप रगड़ते हैं तो क्या होता है, उसमें से गर्म निकलता है ना, यानी कि वो हीट होता है। ठीक है, तो जब इसमें जब घर्षण होगा, यानी कि जब मुख से रगड़ते हुए हवा जब निकलेगी तो उसमें क्या होगा, वो मतलब गर्म होगा, तो वहां से गर्म हवा भी निकलेगी। और यहाँ पे जो है आपका सा, सा, हा, ये आपके 4 वर्ड इसके अंतर्गत आते हैं। और इसका नाम आप लोग जान लीजिए, ये जो आपका पहला सा है इसे कहते हैं हम लोग दंत सा, और ये जो इसके नेक्स्ट वाला सा है इसे कहते हैं तालब्बी सा, और ये लास्ट वाला सा जो है इसे कहते हैं हम लोग मूर्धा सा, और इसे कहते हैं हा। ठीक है, और हा को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, काकल्य व्यंजन के नाम से। ठीक है, और इसे ही स्वर तंत्रीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, इतना आप लोग जानते रहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका संयुक्त व्यंजन।
ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो दो व्यंजनों के योग से जो बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो आपकी इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है आपकी 4। कौन कौन से वर्ड है? छ, त्र, ज्ञ और स्रा। और ये किन किन वर्ड से मिलकर बने हैं? आधा का और दंत मूर्धा सा। ठीक है। इसके बाद अगला है आधा ता और रा से, और आधा जा और यहाँ से मिलकर बना है ज्ञा, और तालब्बी आधा सा प्लस रा से मिलकर आपका स्रा बना है। ठीक है। ये आपके चारों वर्ड हैं, इसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका विलोम शब्द। तो विलोम शब्द बिल्कुल आपसे एक दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में चाहे वो अति लघु में। तो हम लोग विलोम क्या करते हैं देख लेते हैं। ठीक है। जैसे देखिए पहला है आपका है कायर। कायर का क्या होगा? कायर का वीर होगा। इसके बाद अगला अमृत। अमृत का क्या होगा? अमृत का विष होगा। रात का दिन होगा। घृणा का क्या होगा? घृणा का प्रेम होगा। आदि का, आदि का आपका अंत हो जाएगा। रक्षा का क्या होगा? जो रक्षा करता है उसका हो जाएगा भक्षक। और जय का क्या हो जाएगा विलोम? जय का विलोम आपका हो जाएगा पराजय। और समीप का दूर। इसके बाद इधर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, इसको इधर कर लेते हैं ना जूम करके, या पहले इसको ही देख लेते हैं नीचे। चलिए इसके बाद अगला है दाएं का बाएं, अमीर का गरीब, सेवक का क्या हो जाएगा? स्वामी हो जाएगा। धर्म का अधर्म हो जाएगा। आय का व्यय। आय मतलब होता है पैसा कमाना और व्यय मतलब होता है खर्च करना। ठीक है। बुरा का हो जाएगा भला, और दुर्लभ का क्या हो जाएगा? सुलभ। ठीक है। अब आपका हम इस वाले पार्ट को देखते हैं। चलिए उचित का, उचित क्या हो जाएगा? अनुचित हो जाएगा। हार का जीत, और पंडित का क्या हो जाएगा? मूर्ख। ऐसा नहीं पंडित का कोई और मतलब कास्ट लिख देंगे। पंडित का मतलब यहाँ से है तात्पर्य आपका विद्वान से। किससे? विद्वान से। मूर्ख का मतलब होता है मूर्ख, आप सभी लोग जानते हैं। और अंधकार का क्या हो जाएगा? अंधकार का आपका हो जाएगा प्रकाश। और यश का क्या हो जाएगा? यश का आपका अपयश हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा गर्मी का सर्दी आपका हो जाएगा। अपना का पराया। और राजा क्या हो जाएगा? राजा का आपका हो जाएगा रंक। ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा चतुर। चतुर का क्या हो जाएगा? मूर्ख। अभी आपने पंडित का भी देखा था ना, मूर्ख। और चतुर का भी क्या हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा। और अनुकूल का प्रतिकूल, और विष का अमृत, जड़ का चेतन, उपकार का विलोम क्या हो जाएगा? अपकार। अगला है आपका सार्थक। सार्थक का क्या हो जाएगा? निरर्थक। आलसी, आलसी का क्या हो जाएगा? परिश्रमी। ये आशा है कि ये आप लोगों को विलोम जो है आता होगा, और हमने एक बार रिवाइज भी करा दिया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है वर्तनी की शुद्धियां वर्तनी की अशुद्धियां सुधारने के उपाय लिखिए। तो वर्तनी की जो शुद्धियां या अशुद्धियां जो होती हैं वो किन किन कारणों से होती है, और उसके मतलब सुधारने में क्या क्या और किया जा सकता है। तो एक एक पॉइंट करके हम लोग लिख देंगे। केवल 4 ही पॉइंट आप लोग लिखिएगा पेपर में। ठीक है। 4 से बहुत लिखिएगा, 6 पॉइंट लिख दीजिएगा अधिकतम बस। ठीक है। हमने यहाँ पे 8 पॉइंट ले लिया है, तो कोई बात नहीं, लघुत्तरी क्वेश्चन है ना। तो छात्रों से शुद्ध उच्चारण कराना चाहिए। जैसे वो अगर गलत लिख रहा है, अगर उसके उच्चारण में कोई कमी है, यानी कि जैसे देखिए वर्तनी में कोई अशुद्धियां आ रही हैं, तो उसके बोलने में पढ़ने में कोई पैराग्राफ, तो क्या करेंगे? सबसे पहले छात्र को शुद्ध उच्चारण कराना मतलब कराएंगे। ठीक है। इसके बाद क्या है? समान उच्चारित वाले अक्षर में अंतर समझाएंगे। जैसे कोई शब्द समान है तो उसे उसका अर्थ बता के उसका जो है मीनिंग मतलब डिफरेंट करेंगे कि हाँ इसका सा का मतलब ये होता है, इस सा का मतलब ये होता है। कई बार क्या होता है कि उस शब्द बिल्कुल सेम जैसे लगेगा, जैसे समश्रुति भिन्नार्थक आपने सुना होगा कि सुनने में समान लग रहा है लेकिन उसके अर्थ क्या है? भिन्न भिन्न है। ठीक है। इसके बाद अगला है सुलेख।
सुलेख का अभ्यास कराना चाहिए, जिससे बच्चे की राइटिंग भी मतलब बैठेगी, अच्छे से बनेगी, और उसको जो है शब्दकोश भी धीरे धीरे आ जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है, कक्षा में हमेशा खड़ी बोली का प्रयोग करना चाहिए। तो टीचर को हमेशा क्या करना चाहिए, खड़ी बोली का भी प्रयोग करना चाहिए, और बच्चों से भी खड़ी बोली का ही हमेशा प्रयोग करवाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका, शब्द लेख का खेल खिलाना चाहिए। जैसे शब्द लिखने के लिए इमला बोलना चाहिए, या जैसे कोई भी चीज जबानी बोलना चाहिए टीचर को, और वो बच्चा लिखे, तो कौन बच्चा कितना सही लिख ले रहा है, इस चीज का प्रतियोगिता कराना चाहिए। प्रतियोगिता मतलब वही खिलाने से तात्पर्य है। ठीक है। इसके बाद अगला है, शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखकर बताना। जैसे अब मान लीजिए कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए, टीचर को श्यामपट्ट पर अच्छे से उसे लिख कर बताना चाहिए। देखिए अब इस वर्ड में और इस वर्ड में क्या अंतर है। जैसे कई बार क्या होता है, धा लिखते हैं, जैसे धा लिखते हैं हम लोग इस तरह धा लिखते हैं, और ये होता है घा। अब हम लोग कई बार क्या करते हैं, धा घा एक ही मिला देते हैं और ये पता नहीं चलता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब अशुद्धियां जो है दूर करने के लिए श्यामपट्ट का प्रयोग अच्छे से करके लिख कर जो है करते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला है, लिखते समय पहले अक्षरों को ध्यान से क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। पहले बालक को लिखते समय ध्यान से अच्छे से अक्षरों को क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। इसके बाद फिर वो लिखे, तब वो गलती नहीं होगी उससे। यदि कोई शारीरिक विकार है तो पहले उसको दूर करना चाहिए। जैसे शारीरिक विकार का मतलब, मान लीजिए उसके हाथ की उंगलियां कट गई हैं, तो कैसे लिखेगा, नहीं लिख पाएगा। पहले उसकी उंगलियां पहले सही हो, इसके बाद पहले उसका इलाज कराया जाए, तब वो ठीक होगा, फिर वो लिखेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक जैसे होते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है। या समानार्थी होते हैं, वो भी आपके पर्यायवाची कहलाते हैं। ठीक है। चलिए, जैसे पहला है आपका असुर। असुर का मतलब क्या होता है, वही राक्षस है ना। तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, दानव, दनुज, दैत्य, जिसे हम लोग दैत्य कहते हैं, इसका क्या हो जाएगा हिंदी, दैत्य, है ना। हम लोग गांव की भाषा में दैत्य कह देते हैं। इसे कहते हैं निशाचर, जो रात में विचरण करते हैं ना। निशा मतलब क्या होता है, रात, और राक्षस तो है ही है। ठीक है। इसके बाद अमृत का क्या हो जाएगा, पीयूष, सुधा, सोम। अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पीयूष, सुधा, सोम। इसके बाद नेक्स्ट है आकाश। आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अंबर, गगन, नभ, व्योम, आसमान। इसके बाद नेक्स्ट है अश्व। अश्व मतलब क्या होता है, घोड़ा। तो इसका क्या हो जाएगा, घोड़ा, है, तुरंग, घोटक, अश्व। अश्व तो है ही है ना। इसके बाद अगला आपका आ जाता है आनंद। आनंद का मतलब क्या होता है, खुशी, है ना। इसका क्या हो जाएगा, हर्ष, उल्लास, खुशी, प्रसन्नता। ये सब आपके किसका पर्यायवाची, आनंद के पर्यायवाची। ठीक है। इसके बाद अगला है इच्छा। इच्छा का क्या मतलब होता है, आकांक्षाएं, है ना। देखिए इसमें दिया गया मनोरथ। इसे आपका ना, मनोरथ आपकी क्या है, या आपकी कामना क्या है, या चाह आपकी क्या है, आकांक्षा। एक चीज और लिख सकते हैं, अभिलाषा, है ना। ये भी आपका हो जाएगा इच्छा का पर्यायवाची। इसके बाद अगला है ईश्वर। ईश्वर का पर्यायवाची क्या होगा, प्रभु, परमात्मा, भगवान, ईश, परमेश्वर। ये सब भगवान के यानी कि ईश्वर के पर्यायवाची, या भगवान या ईश्वर या कुछ भी मतलब समानार्थी हैं, तो बिल्कुल पर्यायवाची हो रहेगा। ठीक है। इसके बाद अगला है आपके इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची क्या, महेंद्र, सुरपति। सुर मतलब होता है देवता, पति मतलब होता है देवताओं के पति, मतलब जैसे, है ना। इसका हो जाएगा सुरेश, फिर देवराज, फिर देवेश, देवेंद्र। ये सब किसके पर्यायवाची हैं, इंद्र भगवान के। इसके बाद अगला है गंगा। गंगा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, जाह्नवी, देव नदी, यानी कि नदियों की देवी को भी देव नदी कहते हैं, यानी गंगा को, है ना। इसके बाद सुरसरी, सुर नदी। फिर इसके बाद नेक्स्ट है चतुर। चतुर का मतलब क्या होता है, निपुण। किसी काम में कोई निपुण है तो वो इस काम में चतुर है ना। दक्ष, कुशल। ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा, चतुर का। चालाक, क्या, चालाक, ये भी आपका हो जाएगा।
इसके बाद अगला है चंद्रमा का पर्यायवाची है आपका शशि, चंद्रमा, राकेश, चांद, मयंक, इंदु। ये सब क्या है? ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए अगला है आपका जल, जो सबको आता है। पानी, नीर, जल को क्या कहते हैं? वारी, सलिल, ये सब आपके जल के पर्यायवाची। ठीक है, सूर्य के पर्यायवाची क्या है? भानु, रवि, दिनकर, दिनेश, दिवाकर, भास्कर, ये सब आपके क्या है? सूर्य के पर्यायवाची हैं। और पृथ्वी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पृथ्वी का आपका हो जाएगा धरा, वसुंधरा, वसुधा, मही, भूमि, धरती। और लिख सकते हैं जमीन, और हाँ बस इतना ही, और भी बहुत से होता है। इसके बाद अगला है सिंह। सिंह मतलब क्या होता है? सिंह मतलब शेर होता है। ठीक है, इसे कहते हैं वनराज, केहरी, पंचानन कहते हैं, मृगराज भी कह सकते हैं। ठीक है, और कपड़ा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वस्त्र, वसन, पट, चीर, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? कपड़ा के पर्यायवाची हैं। इसके बाद अगला है गणेश। गणेश का पर्यायवाची कौन है? एक दंत, गणपति, गजवदन, लंबोदर, ये सब आप किसके पर्यायवाची हैं? गणेश के पर्यायवाची हैं। इसके बाद लास्ट है कमल। कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका? अरविंद, अंबुज, पदम, सरोज। ठीक, चलिए अब अगला है आपका विलोम चिन्ह। विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, ये विराम चिन्ह किसने दिया है? आपको किशोरीदास वाजपेयी ने दिया है। ठीक है, और कितने विराम चिन्ह दिए हैं? 20। टोटल कितने हैं? टोटल आपके 20 विराम चिन्ह हैं। ठीक है, लेकिन हमें उतना नहीं पढ़ना, हमें केवल 4-5 देखना है। ठीक है, जैसे पूछ लेगा विराम चिन्ह किसे कहते हैं, तो आप लिखिएगा विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। कोई भी वाक्य बोलते समय वाक्य के समाप्त होने पर विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, या विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्हों का प्रयोग से वाक्य का अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है। जैसे रोको मत जाने दो, इस वाक्य में कोई विराम चिन्ह नहीं है। विराम चिन्ह बीच में भी प्रयोग होते हैं वाक्य के, जैसे रोको, फिर लगा यहाँ पे देखिए कामा, ये भी आपका विराम चिन्ह है। तो कौन सा विराम चिन्ह है? अल्प विराम। ठीक है, इसके बाद जो है फिर क्या है? जाने दो। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि रोको, माने उसको रोकने की बात है, रोको मत जाने दो। ठीक है, ये आपका हो जाए पहला वाक्य आपका हो गया। ठीक, फिर वही देखिए आपका नेक्स्ट वाले में रोको मत जाने दो, ये आपका दूसरा वाक्य हुआ। अब इसका अर्थ देखिए निकल रहा है, रोको मत मतलब उसे जाने दो, है ना, रोकना मत उसे। लेकिन पहले का अर्थ हो रहा है कि रोको मत जाने दो, यानी कि उसे जाने ही मत दो, रोक लो। तो दोनों का जब देखिए, जबकि वाक्य एक ही है, लेकिन कामा केवल यहाँ पे मत के बाद लगा तो अर्थ इसका बदल गया, और रोको के बाद लगा तो इसका अर्थ दूसरा हो गया। यही चीज मतलब आपका विराम का चिन्ह का जो है बहुत जो है महत्व होता है। ठीक है, इसे सही जगह विराम चिन्ह लगाना चाहिए। अतः इससे स्पष्ट होता है कि विराम चिन्ह का प्रयोग से वाक्य का अर्थ स्पष्ट होने लगता है और भाषा भी सुंदर और प्रभावशाली बनती है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा अगर पूछेगा, परिभाषा क्या हो जाएगा, तो परिभाषा कैसे लिखेंगे? वाक्य को बोलते समय विराम को प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, ये आपके हो गया परिभाषा। कुछ विराम चिन्ह है, जैसे आपका पहला पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम का प्रयोग कब करते हैं? तो वाक्य की समाप्ति होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं या प्रयोग किया जाता है। जैसे सोहन घर गया, देखिए अब यहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ ना, तो बस यही आपका होता है पूर्ण विराम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला है आपका अल्प विराम। क्या है? अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब होता है हल्का सा कामा केवल। तो लिखते या बोलते समय जब एक वाक्य दूसरे वाक्य से अलग करते हैं
तो थोड़ा रुकते हैं, तब इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन तुम इधर आओ, तो यहाँ पे देखिए मोहन के बाद तुरंत लगा ना, जैसे मोहन तुम इधर आओ, ये बिल्कुल एक में हो गया। लेकिन अगर प्रभावशाली बनाना है भाषा को या वाक्य को, तो कैसे कैसे करेंगे, लिखेंगे मोहन फिर कामा लगाएंगे, बोलेंगे तुम इधर आओ, यानी कि हल्का सा हमें यहाँ पर भी रुकना है। मोहन तुम इधर आओ, रुकना है ना हल्का सा, तो बस इसे कहते हैं अल्प विराम। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका अर्ध विराम। क्या हो जाएगा, अर्ध विराम। सामान्यतः इस चिन्हों का प्रयोग दो उपवाक्यों को जोड़ने में प्रयोग होता है। जैसे बारिश हो रही है, फिर अर्ध विराम का चिन्ह, मैं तंग आ गया। जैसे यानी कि इतनी बारिश हो रही है कि मैं इस बारिश से तंग आ गया, इसका अर्थ यानी कि ये निकल रहा है। इसका हो जाएगा बारिश हो रही है, मैं तंग आ गया हूं, यानी कि इतनी बारिश हो रही है कि मैं तंग आ गया हूं। ठीक है, चलिए अगला है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्न पूछने पर वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारे साथ कौन आया है, या तुम्हारे साथ कौन आया था। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न चिन्ह लगाए ना, तो जब प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दें तो ये आपका हो गया प्रश्न। ठीक है, और इसका प्रयोग हमेशा जो किसी न किसी से प्रश्न पूछने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है शिरोरेखा किसे कहते हैं। दो उदाहरण देकर लिखिए। तो शिरोरेखा के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा है, यानी कि शिरोरेखा वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा है। पहला पॉइंट है पाई शब्द के बराबर तथा शब्द के अंतिम वर्ण के 1/3 भाग पाई शब्द से बाहर निकलना चाहिए। जैसे आपका राम। अब देखिए, अब इस बात को समझ, जैसे आपने क्या बोला खा, जैसे खा आपने बोला, तो देखिए ये हमने पाई पार दिया। अब देखिए खा वर्ड यहाँ तक ही है ना, तो यह जो थोड़ा सा जो यह वर्ड यानी कि जो पाई है जो बाहर निकल रही है, यह इस वर्ड के यानी कि यह इस वर्ड के चौड़ाई के 1/3 होना चाहिए, वो उतना निकलता है। ठीक है, एक वर्ड के, तो वह आपका माना जाएगा कि सही शिरोरेखा लगी है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट है, एक सेकंड, इसके बाद दूसरा पॉइंट है 4 पाई की दूरी के बराबर की दूरी दो वाक्यों के बीच होनी चाहिए। जैसे राम आओ सोहन जाओ। अब जैसे देखिए 4 पाई की क्या बात कर रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे एक, यहाँ जाओ के बाद यहाँ पे इतनी जगह खाली है, एक पाई भर के, इसके बाद फुल स्टॉप लग गया, फिर एक पाई है, यानी कि यहाँ पे 2 जगह बच रहा है, तो दोनों के बीच हो जा रहा है, तो इसे हम 4 पाई कहते हैं। ठीक है, 4 पाई के बराबर दूरी बच रही है। ठीक है, इतना दूरी मतलब बचना चाहिए। जैसे अगर आप इस तरह प्रयोग कर रहे हैं इस प्रकार, फिर इधर फुल स्टॉप हो गया, फिर इधर 2 पाई, तो इधर क्या होगा, 4 पाई के बराबर दूरी होनी चाहिए 2 वाक्यों के बीच। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियां बताइए। लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियां बताइए। तो छात्रों को पढ़ने के साथ साथ लिखना भी जरूरी है, क्योंकि लिखने की शिक्षा प्रदान करने हेतु कई विधियां प्रदान की गई है। जैसे आपका पहला आपका है रेखाओं द्वारा लिखने की शिक्षा देना। जैसे पहले क्या हो जाएगा, रेखा द्वारा जो है लिखने की शिक्षा देना चाहिए बच्चों को। फिर इसके बाद किसका प्रयोग करना चाहिए, मांटेसरी विधि का, मांटेसरी विधि से लिखने का शिक्षा देनी चाहिए। फिर अगला अनुकरण विधि से लिखने की शिक्षा देना चाहिए बच्चों को। फिर अगला मनोवैज्ञानिक विधि से लिखने की शिक्षा दी जानी चाहिए। अब देखिए, अब इसके अंतर्गत एक एक करके हम लोग देख लेते हैं रेखा विधि क्या होता है। पहले बच्चों को रेखाएं खींचना मतलब खिंचवाना चाहिए कि बाबू ऐसे पाई खींचो, यानी कि केवल एक पाई खींचो इस तरह, यानी कि ये रेखा पहले खिंचवाया जाता है बच्चों को। फिर जब उसके हाथ सधने लगे रेखा खींचने में, तब अक्षर बनवाने का प्रारंभ कराना चाहिए। फिर इसके बाद अक्षर इस प्रकार गोल करवाना चाहिए, फिर इधर गोल करवाना चाहिए। ठीक है, तब जाके बच्चा जो है अक्षर जो है बना पाएगा। ठीक है, तो ये आपका होगा रेखा विधि द्वारा। फिर इसके बाद अगला मांटेसरी विधि द्वारा। इसमें क्या होता है कि मांटेसरी विधि में छोटे बच्चों को लिखने की शिक्षा दी जाने हेतु 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सा, पहली विधि आपका सबसे पहले बच्चों को लेखनी पकड़वाने का अभ्यास कराना चाहिए।
जब बच्चा लेखनी यानी कि कलम जब पकड़ेगा या पेंसिल पकड़ेगा तभी तो वो लिख पाएगा ना। तो एक पॉइंट आपका ये बन गया। और उनसे कई आकृतियां बनवाना चाहिए, जैसे पहले कि ऐसे त्रिभुज का, फिर गोल आकृति, फिर डंडा, ये सब मतलब पहले बनवाना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है आपका, बच्चों से बने हुए अक्षरों पर उंगली फेरने को कहना चाहिए। जैसे कोई अक्षर है या पहले बुक है, उसमें पाई केवल खींची गई है बिंदी बिंदी करके इस प्रकार, तो क्या करना चाहिए, बच्चों को उस प्रकार उंगली उंगली करके ऐसे से उस पर सहलाना चाहिए या उस पर जो उंगली फेरना चाहिए। ठीक है, ताकि उसे थोड़ा सा अनुभव मिले, थोड़ी सा ढब मिले। ठीक है, इसके बाद अगला है पॉइंट है, धीरे धीरे उस कागज पर उंगली फेरते फेरते बालक उसकी ध्वनि भी उच्चरित करने लगता है। ठीक है, फिर साथ साथ जब आप उच्चरित कराएंगे तभी तो वो करेगा। ठीक है, अगला है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में पहले अध्यापक श्यामपट्ट पर अक्षर को लिखते हैं, फिर बालक वही अनुकरण करके धीरे धीरे बालक भी वैसे लिखना आरंभ कर देता है। तो यह आपका हो जाता है अनुकरण विधि द्वारा। इसके बाद अगला आपका बनता है मनोवैज्ञानिक विधि। कौन सा, मनोवैज्ञानिक विधि। तो मनोवैज्ञानिक विधि द्वारा बच्चों को सर्वप्रथम पूर्व ज्ञान कराया जाता है, इसके बाद अंश का ज्ञान, पूर्ण ज्ञान कराया जाता है, फिर इसके बाद अंश का ज्ञान कराया जाता है। अर्थात उन्हें सर्वप्रथम पूरे वाक्य की शिक्षा दी जाती है, फिर शब्द की शिक्षा दी जाती है और अंत में वर्ड की शिक्षा दी जाती है। ये आपका हो गया पूर्ण से अंश की ओर ये शैक्षिक विधि है। ठीक है, कौन सी विधि है, शैक्षिक विधि है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षा देने की। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन है, लिखने की शिक्षा के उद्देश्य। अब जैसे अगर आप लिख रहे हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य क्या क्या पूर्ति होती है लिखने से, बालक को इस योग्य बनाना जिससे वह अपने मनोभावों को लिखकर अपने शब्दों को व्यक्त कर सके। ठीक है, कहीं कहीं पर जैसे अगर बोलना ना हो तो क्या कर सकते हैं, अगर वो बच्चा लिखा रहेगा तभी तो वो लिखकर अपने मनोभाव को व्यक्त करेगा। ठीक है, इसके बाद अगला नेक्स्ट है, एक उद्देश्य यह भी है कि बालक को जो वाक्य लिखे हैं उसे लास्ट में विराम चिन्हों का भी प्रयोग जरूर करना चाहिए। ठीक है, विराम चिन्ह का ध्यान जरूर देना चाहिए हमेशा। ठीक है, कभी भी आप भी लिखिए तो जो विराम चिन्ह का जरूर ध्यान दीजिए। बालक जो अक्षर या शब्द को सुने फिर वह उसे लिख सके, इसलिए यानी कि जैसे पहले उसे इसलिए अक्षर लिखा जाता है ताकि बालक जब कोई अक्षर किसी के मुंह से सुने तो फिर वह उसी आकार का वो अक्षर बना सके। ठीक है, फिर दोबारा सुनकर। इसके बाद अगला पॉइंट है, बालक को सुंदर, स्पष्ट और आकर्षक ढंग से लिखने की शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी कि बहुत ही सुंदर और सुडौल अक्षर जो है बनना चाहिए। बिल्कुल इस प्रकार से उसको अच्छे से शिक्षा देनी चाहिए, यानी कि उसकी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी हो। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका, बच्चों को अस्थाई साहित्य सृजन की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वाचन, वाचन के प्रकार। तो वाचन आपके दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, वाचन आपके दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक है आपका शास्वर वाचन, एक है दूसरा आपका मौन वाचन। तो शास्वर वाचन किसे कहते हैं, तो स्वर सहित वाचन को शास्वर वाचन कहते हैं। यानी कि अर्थात किसी भी विषय वस्तु को देखकर स्वर में पढ़ना या बोल बोल कर पढ़ना ही शास्वर वाचन कहलाता है। ठीक, और मौन वाचन क्या कहलाता है, मौन वाचन मतलब वही मन में जो चीजें पढ़ना, मौन वाचन कहलाता है ना। लेकिन हम लोग थोड़ा लांग में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, किसी भी लिखी हुई विषय वस्तु को मन में अर्थात मुख में ही बिना आवाज निकाले पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। मौन वाचन में होठ नहीं हिलते हैं। बालक जब मौन वाचन की कुशलता प्राप्त कर लेता है तो वह सस्वर वाचन का प्रयोग कम करने लगता है। ठीक, इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि जो है लघु उत्तरी है ना, तो 60 वर्ड होना चाहिए ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शास्वर वाचन की विशेषताएं। अब शास्वर वाचन की विशेषताएं कौन कौन सी है, तो पहली विशेषता ये है कि ध्वनियों का ज्ञान होना चाहिए, तभी तो वो अच्छे से बोल पाएगा। जब पता नहीं चले उसे का वर्ड क्या है, खा वर्ड क्या, तो क्या वो बोलेगा, शास्वर वाचन क्या करेगा। सबसे पहले क्या होना चाहिए, ध्वनियों की ज्ञान होना चाहिए। तो शास्वर वाचन करते समय बालक को समान ध्वनि वाले वर्डों में विभेद करने का सामर्थ्य होना चाहिए। ठीक,
इसके बाद दूसरा है उच्चारण की शुद्धता होनी चाहिए। प्रत्येक वर्ण को उच्चारण में शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। उच्चारण में अशुद्धता कई प्रकार से आ जाती है, जैसे आपका क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, जैसे आपके गांव में लोग जो है क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं तो अशुद्ध बोलते हैं कई वर्ड, तो वहां से भी अगर आप सीखते हैं तो आप भी जो है अशुद्ध बोलेंगे, तो वहां से भी क्या हो जाता है, अशुद्धता आती है। इसके बाद दूसरा अध्यापक द्वारा अशुद्ध उच्चारण, अगर अध्यापक खुद जो है अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं तो वहां से भी जो है अशुद्धता जो है आ जाती है बालक के अंदर। इसके बाद अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है बालक के मुख में कोई विकार अगर है, जैसे मान लीजिए जीभ में चोट लग गई है, तभी वो अच्छे से नहीं बोल पाएगा, ठीक है, तभी वो सही से वर्डों का उच्चारण नहीं कर पाएगा, ठीक। इसके बाद अगला है अस्पष्टता। किसी भी वाक्य को बोलने में उनमें प्रयोग किए गए सभी शब्द स्पष्ट सुनाई देने चाहिए तथा अर्थ की संगत का भी ध्यान देना चाहिए, यानी कि जो भी वर्ड बोले वो पहले स्पष्ट बोलना चाहिए। अगर अध्यापक स्पष्ट बोल नहीं रहे हैं तो बच्चा स्पष्ट कैसे लिखेगा, लिख ही नहीं पाएगा, तो फिर वो अशुद्ध लिखेगा ये, है ना। पहले अध्यापक क्या करना चाहिए, शुद्ध बिल्कुल बोलना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है रुचि। बालक की अगर रुचि है वाचन करने में तभी वो अच्छा वाचन कर पाएगा, नहीं तो वो सुनने वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर उसकी रुचि नहीं है तब वो वाचन करेगा तो, ठीक है। चलिए अगला है अनुलेखन एवं श्रुति लेखन में अंतर समझाइए। देखिए अनुलेखन का मतलब होता है कि जब अध्यापक बोर्ड पर लिखते हैं तो वही चीज बालक जो है उसे देख देख कर कॉपी पर उतारता है या वैसे ही लिखता है बिल्कुल टू कॉपी, तो वह क्या कहलाता है, वह आपका अनुलेखन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है। लेकिन जब वही बालक जो है अध्यापक द्वारा बोली गई, यानी कि जब अध्यापक मुजबानी जब बोलते हैं, इमला बोलते हैं, तो उसे बालक जब सुनकर लिखता है तो इसे श्रुत लेखन कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, श्रुत लेखन कहते हैं, ठीक। अगला है आपका लिखना सिखाने में ध्यान देने योग्य 2 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। देखिए जब लेखन, अगर आप बच्चा लिख रहा है तो क्या क्या बात ध्यान देना चाहिए। पहली बात दूरी का ध्यान देना चाहिए, वर्डों के बीच कितनी कॉपी और जैसे अगर आप कॉपी और आपके आंख के बीच कितनी दूरी होना चाहिए, ठीक है। बालक को लिखते वक्त कॉपी से आंखें के बीच की दूरी लगभग 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, 30 से 35 सेंटीमीटर लगभग होना चाहिए, तब वो अच्छे से जो लिख पाएगा बच्चा। इसके बाद अगला क्या ध्यान देना चाहिए, शिरोरेखा का ध्यान देना चाहिए। बालक को लिखते समय शब्द के ऊपर पाई भी खींचनी चाहिए। रेखा खींचते समय वर्ण के 1/3 बाहर निकलना चाहिए तथा शिरोरेखा को हमेशा सीधी रेखा में खींचना चाहिए, तब वो अक्षर आपका बिल्कुल शुद्ध होगा, ठीक है। इसके बाद और क्या ध्यान देना चाहिए, और अक्षर की बनावट का भी ध्यान देना चाहिए। जैसे खा को लिखते समय खा वर्ण नीचे का झुकाव खुला नहीं रहता है ना, जैसे यानी कि खुला नहीं होना चाहिए। जैसे कई बार लोग इस तरह लिखते हैं खा, ये अशुद्ध है। जब यही आपका आ के इसमें मिल जाता है तो ये आपका खा शुद्ध हो जाता है, ठीक है। नहीं तो ऐसे ही रा और वा का नजर आता है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है घा को लिखते समय ऊपर गोल नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह वर्ण का दूसरा अर्थ निकलता है। जैसे घा की जगह धा हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे घा से घड़ी की जगह घा से क्या हो जाएगा, घा से धनिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए और अगला क्या है, बैठने का ढंग भी होना चाहिए, तब जाके, यानी कि अगर आप अच्छे से बैठे नहीं हैं तब भी तो आप अच्छे से लिख नहीं पाएंगे। जैसे बालक को लिखते समय हमेशा कुर्सी मेज लेकर बैठना चाहिए तथा कॉपी को सीधा और पेंसिल को सही ढंग से पकड़ना चाहिए, तब वो अक्षर अच्छे से जो है लिख सकेगा, ठीक है। इसके बाद अगला है लिपि किसे कहते हैं तथा देवनागरी लिपि की विशेषताएं लिखिए। देखिए भाषा को जिस विधि से लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। देवनागरी भाषा की निम्नलिखित विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है कि देवनागरी लिपि हमेशा बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है। जैसे इधर शुरू आपने किया, बाएं से दाएं की तरफ आपने लिखा, फिर बाएं से शुरू किया, फिर दाएं से लिखा। ये आपका हो गया देवनागरी लिपि की विशेषता।
ठीक है, अगला हुआ आपका अगला पॉइंट है, देवनागरी लिपि में जो शब्द लिखने में प्रयोग किए जाते हैं वही आपके उच्चारण भी किए जाते हैं। ठीक, जैसे ऐसा नहीं है कि इसमें कोई वर्ड आपका साइलेंट हो जाएगा। जैसे आप अगर इंग्लिश का उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे कहीं कहीं पर बीच बीच में वर्ड जो साइलेंट हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह लिपि सबसे शुद्ध और सरल लिपि है। इस लिपि में संस्कृत, हिंदी, मराठी तथा नेपाली भाषाएं इसी लिपि में लिखी जाती हैं। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। ठीक, अगला है, अशुद्ध उच्चारण किन्हीं 5 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो अशुद्ध उच्चारण के निम्नलिखित 5 कारण हैं। पहला कारण आपका है, वाक्य बोलते समय किसी ध्वनि का लोप कर देना ही ये भी एक प्रकार का क्या है? अशुद्ध है। दूसरा पॉइंट है, वाक्य बोलते समय किसी भी वर्ण का अधिक उच्चारण कर देना, यह भी आपका अशुद्ध है। ठीक, अगला आपका है, किसी भी ध्वनि को उलट पुलट कर नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, अगर आपका ध्वनि को उलट पुलट करके बोल रहे हैं तब भी आपका उसमें क्या करना है? अशुद्धता कर रहे हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है, बालक को वर्णों का उच्चारण का सही ज्ञान नहीं होना। अगर सही ज्ञान नहीं है तो वो सही उच्चारण भी नहीं करेगा। ठीक है, सही लिखेगा भी नहीं। बालक के शारीरिक विकृतियां, जैसे अगर होठ कट गया है तब तो सही से बोल ही नहीं पाएगा, तब भी तो विकार के अंतर्गत ही आएगा ना, अशुद्धिया तो ही होगा ना। तो ये चीज, इसके बाद ये लास्ट है बिल्कुल, भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं। तो भाषा शिक्षण के आपके 4 प्रमुख कौशल हैं, श्रवण यानी कि सुनना, और उच्चारण मतलब बोलना, वाचन मतलब होता है कहना, अभिव्यक्ति मतलब होता है भी अपने भाव या विचारों को व्यक्त करना। ठीक है, ये सब आपके प्रमुख जो है शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन लगभग 90% क्वेश्चन जो है हमने इस एक ही वीडियो में पूरा कवर कर दिया है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। वहां पर अभी जो है टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दी जाएगी, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही पीडीएफ टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, या इनकार्नेशन क्लासेस नाम से आप जो है सर्च कर सकते हैं, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो और लोगों के पास भी शेयर करिएगा।